नमस्कार दोस्तों, मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अपन ने प्रश्नोत्तर सीरीज लेब असिस्टेंट और फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता के लिए शुरू कर रखी है। भूल व्याख्याता के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और लेब असिस्टेंट के टॉपिक भी है ये। तो आप यदि मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल से जुड़े तो आपको बड़ा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि ये प्रश्नोत्तर सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं और पीछे की जो प्रतियोगी परीक्षाओं में जो आए क्वेश्चन है उन्हीं प्रश्नों को लेकर के, उसी शेड्यूल को लेकर के अपन ने प्रश्न सीरीज शुरू कर रखी है और वैसे ही अपन बना रहे हैं। तो आपका टॉपिक जो है ना, ये पहले आपने यदि थ्योरिकली अपना चैप्टर पढ़ लिया और उसके साथ में यदि प्रश्नोत्तर सीरीज पढ़ ली तो आपका सारा का सारा चैप्टर है वो क्लियर हो जाएगा। कोई सस्पेंस आपको रहने वाला नहीं है। तो ज़रूर आप हमारे मिशन से जुड़े और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ ताकि हमारे मिशन का फ़ायदा प्रत्येक बच्चे तक पहुँचे। हमारा मिशन बार बार मैंने कहा है कि प्रत्येक बच्चे तक भूगोल पहुँचाना है, वो उस कोने तक भूगोल पहुंचाना है जो बच्चा आर्थिक रूप से कमज़ोर है, जिसके पास में आज भी तंगी है, ठीक है, जो पढ़ नहीं पाता है, उसके पास में भूगोल का सिलेबस नहीं है, कोचिंग की फीस नहीं है, तो उन तक भूगोल हम पहुंचा सकें, यही हमारा लक्ष्य है। आज का चैप्टर है भूआकृतिक प्रक्रिया और इसके प्रमुख प्रश्नोत्तर जो बनते हैं उसको अपन शुरू करते हैं। भूआकृतिक प्रक्रियाओं में आज अपन देखते हैं, सबसे पहला प्रश्न है अपना अनाच्छादन किसे कहते हैं, अनाच्छादन क्या है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, आवरण का हटना, आवरण का ढकना, ये दोनों सही है, ये इनमें से कोई नहीं। इस तरह के ऑप्शन आते हैं। तो अनाच्छादन का अन आच्छादन, इसका यदि अपन संधि विच्छेद करें तो अन प्लस से आच्छादन। आच्छादन का अर्थ होता है ढकना, अन लगा दिया तो विलोम हो गया, इसका मतलब आवरण का हटना, है ना। आच्छादन यानी आवरण लगाना, लेकिन अन आच्छादन अन लग गया, इसका मतलब आवरण का हटना। तो ए ऑप्शन सही रहेगा इसमें। क्या रहेगा इसमें? ए ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है ना। एक नया तरीका आपके लिए ईजाद किया है, यानी आज ही जो है एक स्लाइड के रूप में प्रश्नोत्तर सीरीज जो अपन ने शुरू की है, ठीक है ना। और भी इम्पोर्टेंट तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से आप तक हम पहुंचाएंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़े जरूर, सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि हमारी जो मेहनत का फ़ायदा आपको भी मिले और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। आप अधिक से अधिक जुड़ोगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा, ठीक है ना। तो आप जरूर जुड़े। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न अपना है, निम्न में से बाह्य बल कौन कौन से। बाह्य बल दो तरह के होते हैं। अनाच्छादनकारी प्रक्रियाएं जो होती है धरातल के ऊपर, ठीक है ना, तो उसमें दो तरह के बल काम करते हैं। एक तो होता है आंतरिक बल, एक तो होता है आंतरिक बल, और दूसरा होता है बाह्य बल, ठीक है। अब जो आंतरिक बल है वो धरातल के अंदर उत्पन्न होते हैं, धरातल के अंदर की ऊर्जा से उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना। पृथ्वी के अंदर जो रेडियो एक्टिव तत्व पाए जाते हैं, उन रेडियो एक्टिव तत्वों से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उस ऊर्जा के कारण, उस गैस के कारण, उस दबाव के कारण, ठीक है ना, उस संचलन के कारण, प्लेटों में जो संचलन होता है उस गति के कारण आंतरिक बल उत्पन्न करके और धरातल पे चेंजेज लाते हैं, ठीक है। और दूसरा जो है वो है बाह्य बल। बाह्य बल जो है धरातल के ऊपर प्रकट होते हैं और धरातल के ऊपर प्रकट होकर के और परिवर्तन धरातल में लाते हैं, ठीक है ना। तो ये बाह्य बल धरातल के ऊपर, तो इनके लिए जो उत्प्रेरक बल मिलता है इनको, वो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा, ठीक है ना। तो बाह्य बलों को सूर्य से बल मिलता है, इसको पृथ्वी की आंतरिक जो अभिक्रियाएं होती है ना, आंतरिक अभिक्रिया, वहाँ से इसको बल मिलता है, ठीक है। तो इसमें बाह्य बल कौन से है, जो धरातल के ऊपर परिवर्तन लाते हैं, तो अपक्षय, और दूसरा भी अपक्षय, स्थानांतरण, ये सभी। इसमें देखो भैया थोड़ा चेंज करना, पहला ऑप्शन जो है इसमें यहाँ ऑप्शन टाइप में मिस्टेक, अपरदन, इस ऑप्शन को अपरदन मानना, ठीक है, एडिट कर देंगे पीडीएफ में। तो अपरदन, अपक्षय, स्थानांतरण और ये सभी, तो इसमें ऑप्शन जो है वो तीनों सही है। तो इसका मतलब सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये सभी राइट है, ये सभी बाह्य बल, ठीक है ना, के द्वारा धरातल का के ऊपर परिवर्तन करने वाले बल। अगला प्रश्न, अगली स्लाइड, निम्न में से अंतर्जात बल है, जो धरातल के अंदर प्रकट होते हैं और चेंजेज लाते हैं। तो मैंने कहा इनको ऊर्जा कहाँ से मिलती है, धरातल के अंदर प्लेटों में संचलन, विवर्तन जो होता है उसके कारण, या रेडियो एक्टिव जो तत्व पाए जाते हैं उनके कारण जो संवहन धाराएं
उत्पन्न होती है धरातल के अंदर, वहाँ से इनको ऊर्जा मिलती है। तो ये है ज्वालामुखी, भूकंप, पटल विरूपण, ये सभी। तो इसमें भी ये सभी अंतर्जात बल ही है, तो इसको पटल विरूपण, भूकंप और ज्वालामुखी, तो ये सभी ऑप्शन इसमें सही रह जाएगा। ज्वालामुखी में तो क्या होता है, धरातल के अंदर से लावा बाहर होता है, ठीक है ना, गर्म लावा धरातल को तोड़ करके बाहर आता है, ठीक है ना, ये तो ज्वालामुखी क्रिया। भूकंप में पृथ्वी में क्या होता है, कंपन होता है, प्लेटों में जब संचलन होता है उसके कारण उसके ऊपरी भाग में क्या होता है, कंपन होता है। विस्तार से अपने इसका वीडियो भी डाल रखा है। और पटल विरूपण में क्या होता है, धरातल जो है उसमें अपनति और अभिनति होती है ना, ऊपर उठता है, कहीं नीचे धंस जाता है, कहीं विकार पैदा हो जाते हैं, ठीक है ना। तो अपनति, ऊपर उठे भाग को अपनति और नीचे धसे भाग को अभिनति कहते हैं। तो ये परिवर्तन आता है, ठीक है ना। तो ये सभी ऑप्शन इसमें सही है। अंतर्जात बलों में सभी ऑप्शन ज्वालामुखी, भूकंप और पटल विरूपण शामिल किया जाता है, ठीक है। अगली स्लाइड में चले। अगली स्लाइड है अपनी प्रथम श्रेणी के उच्चावच है। देखो उच्चावच 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी के उच्चावच, ठीक है ना। तो इसमें पहला ऑप्शन देखा है महाद्वीप, दूसरा महासागर, तीसरा ये दोनों, चौथा ये कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा है, यानी महाद्वीप भी प्रथम श्रेणी में आता है, महासागर भी द्वितीय श्रेणी में आता है। तो इसका मतलब सही ऑप्शन सही है, इसमें ये दोनों सही है, ए और ब दोनों सही है। प्रथम श्रेणी के उच्चावच, ये डिस्ट्रीब्यूशन जो कर रखा है ना, इसमें जो फर्स्ट स्टेज के उच्चावच है, इसमें महाद्वीप और महासागर आता है। ये तो यहाँ आ ही गया, महाद्वीप और महासागर बड़े श्रेणी के उच्चावच है, ये इसमें आ जाते हैं। दूसरा जो द्वितीय श्रेणी के उच्चावच होते हैं ना, इसमें पर्वत, ठीक है ना, पठार और मैदान आता है, पर्वत, पठार, मैदान आता है, ठीक है। और तृतीय श्रेणी का जो उच्चावच होता है ना, उसमें प्रश्न दे रखा है मैंने, घाटियाँ, ठीक है ना, डेल्टा, ज्वार नदमुखी, ठीक है ना, छोटी झीलें, ये आते हैं इसमें, ठीक है। तो 3 श्रेणी के उच्चावच धरातल के ऊपर पाए जाते हैं, उनको बांट रखा है। ये प्रश्न पूछा भी गया है, प्रथम श्रेणी के उच्चावच इस निम्न में से नहीं है ना। और 3 ये दे दे, या 3 महाद्वीप, महासागर 2 ये दे दे, कौन सा एक लाइन के अंदर दूसरे में दूसरा दे दे, तो आप इसको क्लियर कर सकते हो। अगला प्रश्न, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच है, तो मैंने अभी बताया पर्वत, पठार और मैदान, तीनों सही है। इसका मतलब द ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें एक्सप्लेन कर दिया इसका अपन ने। अगला है तृतीय श्रेणी की उच्चावच है, तो इसमें भी मैंने घाटियाँ, डेल्टा, झील, छोटी झीलें जो पाई जाती है ना, वो तृतीय श्रेणी के उच्चावचों में आती है। इसमें भी द ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सभी सही है, समझिए। डेल्टा जानते हो क्या, घाटी तो पर्वत घाटियाँ जो बनती है, ठीक है ना, यानी 2 पहाड़ियाँ होती है, बीच का जो निम्न भाग होता है इसको घाटी बोलते हैं, ठीक है। और डेल्टा क्या होता है, नदियाँ जब समुद्र में विलीन होती है, तो सागर में विलीन होने से पहले नदी जो है वो मंद ढाल के कारण अनेक शाखाओं में बढ़ जाती है, इस प्रकार से, है ना, मंद ढाल के कारण अनेक शाखाओं में बढ़ जाती है, ठीक है। तो अनेक शाखाओं में बढ़ती है और यहाँ बारीक गाद का निक्षेप करती है, बारीक मिट्टी मृदा का निक्षेप करती है, ठीक है ना। तो इस निक्षेप के कारण ये जो भाग बनता है त्रिभुजाकार हो सकता है, चापाकार हो सकता है, ठीक है ना, अनाकार हो सकता है। इस तरह का जो स्थल भाग है उसको डेल्टा कहते हैं। और महत्वपूर्ण बात बता दूं कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है भाई, अपने भारत में है, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश जो है ना, उसके पास सुंदरवन का डेल्टा। कौन सा है, सुंदरवन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इसको सुंदरवन का डेल्टा क्यों कहते हैं, तो यहाँ इसका कारण बता दूं मैं कि सुंदरी प्रजाति के पेड़ पाए जाते हैं, सुंदरी प्रजाति के पेड़ यहाँ पे, ठीक है, इस कारण इसको सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। अगला प्रश्न है बहिर्जात बलों का परिणाम है। देखो बहिर्जात बल जब सक्रिय होते हैं तो क्या रिजल्ट देते हैं, उनके गठित होने के बाद में क्या परिणाम निकलता है। तो इसमें विघर्षण, तल्लोचन, तल संतुलन, ये सभी, तो ये सभी प्रक्रियाएं इसमें है, ठीक है ना, सभी ऑप्शन सही। बहिर्जात बल क्या करते हैं, विघर्षण में क्या होता है, धरातल पर क्या करते हैं भाई, धरातल पर कटाव करते हैं, क्या करते हैं, कटाव करते हैं, इसको विघर्षण। तल्लोचन, तल को ऊंचा करना, इसका मतलब तल को ऊंचा करना, इसका मतलब क्या हो गया, तल्लोचन का मतलब क्या हो गया, जमाव करते हैं, यानी ये ऊपरी भाग से विघर्षण करके और पदार्थों को निम्न भाग जो होते हैं
जो गर्त गड्ढे होते हैं नीचे बागोनी में जमा करते रहते हैं, उसको तललोचन बोलते हैं, ठीक है ना, और उसको ऊपर उठाते हैं। और ठीक इसी प्रकार से तल संतुलन का मतलब होता है समतलीकरण। इसका मतलब ये दोनों का कंबाइंड रूप हो गया समतलीकरण, यानी जहाँ जो भाग ऊपर उठे उसको नीचा करते हैं, नीचा उसको ऊपर करते हैं, इस प्रकार से तल संतुलन करते हैं। तो इसमें सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। ये बहिर्जात बलों का परिणाम रिजल्ट होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से सही कथन है, सही गलत, टाइपिंग मिस्टेक, सही, निम्न में से सही कथन है। तो बहिर्जात व अंतर्जात बल में विरोध स्वरूप प्रक्रिया चलती है। बिल्कुल सही बात है। पहली बात भाई देखो, बहिर्जात बल का मतलब है, बहिर्जात बल समतलीकरण का काम करते हैं, अंतर्जात बल है वो असमतलीकरण का काम करते हैं। वो कहीं भूकंप से जमीन को ऊपर नीचे कर देते हैं, हिला देते हैं, ज्वालामुखी से लावा का निक्षेप करके पर्वतों का निर्माण कर देते हैं। तो विरोध चलता है दोनों में। पहला कथन सही है भाई। अंतर्जात बल मूल रूप से भूआकृति निर्माण करते हैं, ये भी सही है, क्योंकि भूकंप यानी ज्वालामुखी उद्गार जब होता है, संवहन धाराएं जब चलती है तो धरातल के ऊपर नई शिलाकृतियाँ बनाते हैं। बहिर्जनित कारक विघर्षण का कार्य करते हैं, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब सभी ऑप्शन सही है भाई। बहिर्जनित बल कौन से होते हैं? जैसे अपक्ष अपर्ण वगैरह जो होती है, बहती हवा और जो बहता जल वगैरह है, ये क्या करते हैं? धरातल को घर्षित करते हैं, काटते हैं, काट करके निम्न भागों में जमाव करते हैं। तो सभी ऑप्शन इसमें भैया सही हो जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है पटल विरूपण में कौन सी क्रियाओं को शामिल किया जाता है? पटल पढ़ना भाई इसको, देखो ये टाइपिंग मिस्टेक है। पटल विरूपण में कौन सी क्रियाओं को शामिल किया जाता है? यानी पटल विरूपण में क्या क्या आता है? तीक्ष्ण वलयन से पर्वत निर्माण, पटल विरूपण ही होता है, यानी धरातल का रूप परिवर्तन होना। तो तीक्ष्ण वलयन, तीखा वलयन, तेज तीक्ष्ण वलयन, वलयन का अर्थ भूगोल में मोड़ होता है भैया, है ना। तीक्ष्ण वलयन से पर्वतों का निर्माण होता है, ठीक है ना। जब भूसंतति सिद्धांत पढ़ेंगे ना अपन, कोबर का भूसंतति सिद्धांत पर्वत निर्माण का, तो उसमें वलयन पड़ता है। वलयन भूसंतति के भर जाने से उसमें नदियाँ लाकर अवसाद जमा होकर के और आंतरिक संकुचन से उसमें मोलन पड़ जाता है, जिससे पर्वत निर्माण होता है। ये पढ़ेंगे, हालांकि वीडियो इसका डाला हुआ आपने, जितना जो सिलेबस ना लगभग उसका सारा वीडियो अपन ने डाल रखा है अपने मिशन जियोग्राफी पे, तो वहाँ से आप पीछे वाले वीडियो देख करके भी पढ़ सकते हैं भैया, ठीक है ना। तो ये पहला सही है। दूसरा है धरातल के बड़े भाग का उत्थान पटल विरूपण ही कहलाता है। इसमें छोटे संचलन से उत्पन्न भूकंप, तो यह क्रिया पटल विरूपण के लिए उत्तरदायी है। यानी इन सभी में धरातल उबड़ खाबड़ होता है, इसका मतलब सभी ऑप्शन सही है, तो द हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न 11, विभिन्न प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने वाले कारक है। विभिन्न जो प्रक्रियाएं घटित होती है धरातल के ऊपर, उनको नियंत्रित करने वाले कारक है तापमान, वर्षण, ये दोनों या कोई नहीं? तो बिल्कुल भैया ये दोनों ही महत्वपूर्ण है, तापमान और वर्षण। तो सही ऑप्शन सही रहेगा इसमें, क्योंकि ये विभिन्न प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। तापमान और वर्षण से विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं हैं वो प्रभावित होती है। कैसे? कि जहाँ तापमान और वर्षा दोनों होती है ना, तो वहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया ज़्यादा होती है, ठीक है। और जहाँ पे तापमान ज़्यादा होता है वहाँ भौतिक अपक्षय अधिक होता है। जहाँ तापमान और वर्षण दोनों चीज़ें यदि कम पाई जाती है, वहाँ अपक्षय न्यून रहता है, ठीक है ना। तो ये प्रक्रियाएं बड़ी महत्वपूर्ण है जो विभिन्न प्रक्रियाओं को प्रभावित करती है, ठीक है। अगला प्रश्न है अंतर्जात प्रक्रियाओं के लिए उत्तरदायी बल होता है। अंतर्जात प्रक्रियाओं के लिए उत्तरदायी बल होता है, ये पढ़ना, उत्तरदायी बल होता है, ठीक है ना। उत्तरदायी, तो पृथ्वी के अंदर की ऊर्जा, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा, ये दोनों सही है, ये दोनों गलत। जी भैया अंतर्जात बल की बात आती है तो अभी मैंने कहा था, इसके लिए पृथ्वी के अंदर की ऊर्जा, रेडियोएक्टिव जो तत्व होते हैं उनसे जो ऊर्जा निकलती है और वो चारों ओर प्लेटों में संचलन पैदा करती है, उस संचलन के कारण जो वलन पड़ते हैं, तो वो है इसमें ए ऑप्शन सही है भैया, पृथ्वी के अंदर की ऊर्जा अंतर्जात बल के लिए। और बहिर्जात बल के लिए, जब बहिर्जात की बात आ जाएगी ना, तो बहिर्जात बल के लिए यदि बहिर्जात बल की बात आएगी ना, तो भैया आप करना बहिर्जात बल, इसके लिए आप करना सूर्य से प्राप्ति ऊर्जा, ठीक है ना। ये बहिर्जात बलों के लिए और ये अंतर्जात बलों के लिए, ठीक है, अंतर्जात प्रक्रियाओं के लिए। अगला
प्रति इकाई लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को कहा जाता है? प्रतिबल, प्रबल, अपरूपण बल या ये सभी? तो भैया इसमें सभी नहीं होगा, इसमें प्रतिबल बोलते हैं इसको। प्रति इकाई पर लगने वाले गुरुत्व बल को प्रतिबल बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको स्ट्रेस बोलते हैं, स्ट्रेस, तनाव। ठीक है, अगला प्रश्न, अपक्षय को प्रभावित करने वाले कारक है। अब अपक्षय को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? कम अधिक होगा, कैसा होगा? तो इसमें सेल संरचना और संगठन बिल्कुल सही है, चट्टान के आधार पर ये अपक्षय होता है। चट्टान मुलायम कमजोर होती है तो उसके अनुसार जल्दी अपक्षय होता है, उसके अंदर ताप दाब से अधिक जल्दी वो विघटित हो जाती है। यदि वो कठोर आग्नेय सेल होती है तो उसमें परिवर्तन कम हो पाता है। तो डिपेंड करता है सेल की संरचना और संगठन पर। भूमिका ढाल भी महत्वपूर्ण, क्योंकि अपक्षय जो होता है उसमें भूमिका ढाल भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। क्यों? क्योंकि इसी से क्या होता है कि प्रवाहित जल जो है ना वो चट्टानों में रिस करके और अपक्षय को कम और अधिक करने में सहायता करता है। जलवायु में भिन्नता, ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि जलवायु ठंडे प्रदेशों में जो मैंने कहा अपक्षय की प्रक्रिया धीमी हो जाती है, आर्द्र और उष्ण प्रदेशों में अपक्षय की प्रक्रिया काफ़ी तेज रहती है। ठीक है ना, तो ये भी महत्वपूर्ण। इसका मतलब सभी ऑप्शन सही है। क्या हो गया? सभी ऑप्शन सही। अगला प्रश्न, अपक्षय के प्रकार है। अपक्षय के प्रकार है भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय, जैविक अपक्षय और ये सभी। तो भैया ये सभी ऑप्शन, ये तीनों अपक्षय के प्रकार है। भौतिक अपक्षय को दूसरा नाम है भैया, इसको यांत्रिक अपक्षय भी कहते हैं, याद रख लेना, कहीं यांत्रिक आ जाएगी। यांत्रिक अपक्षय, इसको यांत्रिक अपक्षय भी कहा जाता है। ठीक है, और इसके अंदर यांत्रिक रूप से और भौतिक रूप से तापमान के बढ़ने से चट्टानों में चटकन होना, ठीक है ना, इसका कारण है जल के द्वारा शीर्ष सेल का है टूट जाना, है ना, ये भौतिक अपक्षय कहलाता है। रासायनिक में रासायनिक अभिक्रिया होती है, जैसे कार्बन युक्त जल जब चट्टान के साथ में क्रिया करता है चूना पदार्थ तो घोल बना लेता है ना, ऑक्सीकरण कर देता है, सहक सारण कर देता है, तो ये क्रियाएं जो होती है इसमें शामिल होती है। और जैविक अपक्षय के अंदर जो जीव जंतु होते हैं, है ना, छोटे कीड़े मकोड़े जो ज़मीन के अंदर अपना घर बनाते हैं, जिसको बिल बोलते हैं अपनी भाषा में, उसमें वो जगह जगह छेद कर लेते हैं, उसमें हवा जब प्रवेश करती है, या पशुचारण में जो पशु है वो अपने पैरों से मिट्टी को खोखला करते हैं, वो सारे शामिल हैं। ये सभी ऑप्शन भैया सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला है निम्न में से भौतिक अपक्षय का प्रकार नहीं है। तो भौतिक अपक्षय में पिंड विच्छेदन, अपशल्कन, दाबलोचन, ऑक्सीकरण। तो मैंने कहा भी कि ऑक्सीजन के का साथ जो संयोग है ना, ये तो सही है, ये भी सही, ये भी सही है। नहीं पूछा है तो इसमें सी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये तो सारे भौतिक अपक्षय है, और ये ऑक्सीकरण कौन सा है? ये रासायनिक अपक्षय, क्योंकि इसमें जो चट्टान है उसमें कार्बन युक्त जल, ठीक है ना, ऑक्सीजन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जल जो है वो लोह प्रदान सेलों के साथ जब अभिक्रिया करता है तो उसमें परिवर्तन लाता है। तो ऑक्सीकरण जो है वो क्या है? रासायनिक अपक्षय का प्रकार है, न कि भौतिक अपक्षय का। ठीक है ना, ये ध्यान देना, द ऑप्शन सही रहेगा इसमें। इसमें अगला है निम्न में से रासायनिक अपक्षय का प्रकार नहीं है। तो रासायनिक का प्रकार जलयोजन, ऑक्सीकरण, कार्बोनेशन, मोचन। इसमें जलयोजन ही रासायनिक है, ऑक्सीकरण भी रासायनिक है, कार्बोनेशन भी रासायनिक है। कार्बोनेशन में कार्बन का योग है, ठीक है, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का योग है, जलयोजन में जल सेल के साथ सिक्त होकर के घोल बनाता है, और मोचन, दाब मोचन कहते हैं इसको, ये भौतिक अपक्षय। मोचन क्या है? ये भौतिक अपक्षय, इसको दाब मोचन कहते हैं। ठीक है ना, तो ये सेलों का दाब मोचन से सेलें टूट जाती है, तो ये भौतिक अपक्षय है। ठीक है, और बाकी दोनों तीनों क्या है? रासायनिक अपक्षय। ये तीनों कौन से? रासायनिक अपक्षय। अगला प्रश्न, अगला है एरोडेरे शब्द किस भाषा से लिया गया है? एरोड्यूर जो है वो किस भाषा का है, जिससे अपने इरोजन बना है, अपर्दन वाला, ठीक है ना, जिससे अपने क्या बना है? इरोजन जिसको बोलते हैं वो बना है, अपर्दन, जिसका हिंदी भावार्थ है अपर्दन। ठीक है ना, तो ये शब्द किस भाषा से? लैटिन, ग्रीक, चीनी। तो इसमें सही आंसर है लैटिन भाषा से। किससे? लैटिन से। अधिकतर शब्द भूगोल में लैटिन और ग्रीक से मिलेंगे, मैंने पहले कहा दिया। इस तरह का प्रश्न आ जाए तो आप जो है ये ध्यान रख लेना कि लैटिन और ग्रीक में से यूनानी और ग्रीक एक ही है, कन्फ्यूज मत होना, ठीक है ना, यूनानी और ग्रीक एक ही है, तो यूनानी, ग्रीक और लैटिन में से ही आपको सही ऑप्शन करना है। अगला प्रश्न अगली स्लाइड में देखते हैं।
नदी वायु लहरों के साथ प्रवाहित टुकड़े आपस में रगड़ खाकर टूटने की क्रिया क्या कहलाती है? खाकर, रगड़ क्या करोगे भाई? खाकर, पहली स्लाइड बनाई, थोड़ा मिस प्रिंटिंग है। तो नदी वायु लहरों के साथ प्रवाहित टुकड़े आपस में रगड़ खाकर टूटने की क्रिया क्या कहलाती है? अपघर्षण, सन्निकर्षण, सहसरण, ये सभी। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा रहेगा भैया? सन्निकर्षण। सन्निकर्षण का अर्थ होता है आपस में रगड़ खाकर टूटना, यह ऑप्शन सही रहेगा। अपघर्षण में क्या होता है कि अपरदन कारक, जैसे नदी का जल, बहती हवा, चट्टान को काट करके ले जाना, काट कर ले जाना, वो तो होता है अपघर्षण, घर्षित करके ले जाना। सन्निकर्षण में क्या होता है? नदी वायु लहरों के साथ में जो निलंबित टुकड़े होते हैं ना, वो आपस में रगड़ खाके और उनका घर्षण होता है आपस में, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं भैया सन्निकर्षण, ठीक है। एक और है इसमें संक्षारण। संक्षारण में क्या होता है? सेल का जलसिक्त होकर के, सेल का जलसिक्त होकर के जल में भीग जाने के बाद में शेल है उसका टूटना, ठीक है ना, संक्षारण कहलाता है। अगला, गुहिकायन का संबंध है, किससे संबंधित है? नदी निर्मित है, वायु निर्मित है, लहर निर्मित है, या सभी सही है? तो सभी तो हो नहीं सकता, क्योंकि एक तो ये किसी एक की विक्रिया परिणाम है। तो इसमें सही ऑप्शन भैया गुहिकायन नदी निर्मित है। अब बनती कैसे? नदी के अंदर छोटे छोटे कंकड़ पत्थर जो होते हैं ना, गुहिकायन होता क्या है? जब नदी प्रवाहित हो रही होती है, इसके बीच में छोटे छोटे जो कंकड़ पत्थर प्रवाहित हो रहे होते हैं, ठीक है ना, सेलों के टुकड़े। ये सेलों के टुकड़े क्या करते हैं? नदी की तली के अंदर कटाव करते हैं और गोलाकार छेद बना लेते हैं। इस प्रकार से जगह जगह गोलाकार छेद बना लेते हैं, है ना। और नीचे का जो तली का पेंदा, जो नदी का पेंदा कह सकते हैं, वहाँ घर्षण करके छोटे भंवर पैदा हो जाते हैं। भंवर पैदा होने से छोटे छोटे छेद बना लेते हैं। इनको बोलते हैं भैया गुहिकायन। इस क्रिया को क्या बोलते हैं? गुहिकायन। और कालांतर में ये जलगर्तिका, इनको जलगर्तिका भी कहा जाता है। और ये बड़े हो जाकर के अवनमित कुंड बन जाते हैं। आगे जाकर क्या बनता है? और ये जब 2-4 गुहिकायन में छोटे छोटे जलगर्तिका मिलती है तो अवनमित कुंड बन जाते हैं, अवनमित कुंड बन जाते हैं। आगे समझ गए? तो गुहिकायन का संबंध किससे हो गया? नदी से। बड़ा देखो शब्द यहाँ यदि आपने थ्योरी पढ़ी है तो ही कर पाओगे भैया, याद नहीं कर पाओगे। ऐसे आप याद करना चाहो बिना थ्योरी के तो मुश्किल है। तो आप हमारे थ्योरी वाले वीडियो भी साथ साथ में जरूर देखें। अगला प्रश्न है, अपरित पदार्थ आगे प्रवाहित होता है। अपरित पदार्थ जो है नदी के माध्यम से, चाहे हिमानी के माध्यम से, चाहे हवा के माध्यम से, वो आगे कैसे बढ़ता है? लुढ़क कर, घुलकर, लुढ़क कर, या निलंबित होकर के, या सभी? या तीन ही प्रकार है। ये तीनों तरीके से घुलकर भी आगे बढ़ता है, लुढ़कता है, दबाव, जल का दबाव लगता है, कंकड़ आगे से आगे लुढ़कते रहते हैं ढाल के अनुरूप। और निलंबित यानी जैसे हल्के पदार्थ होते हैं ना, जैसे मिट्टी है, वो जल में घुल करके उसके साथ निलंबित छोटे कागज़ के टुकड़े वगैरह है, तैरते हुए साथ आगे चलते रहते हैं। तो तीनों भाग है, तो तीनों ऑप्शन सही है। इसमें 2 ऑप्शन सही है, सभी सही। अगला है सामूहिक स्थानांतरण के प्रकार है। सामूहिक स्थानांतरण, ठीक है, इसके प्रकार है। तो मंदवाह है, तीव्रवाह है, अत्यधिक तीव्रवाह है, ये सभी। तो भैया सामूहिक स्थानांतरण का तीनों सही है। इसमें मंदवाह है, तीव्रवाह है और अत्यधिक तीव्रवाह है, ये तीनों ऑप्शन इसमें सही है, ठीक है ना। तो इन तीनों को अपन यहाँ सही माने, क्योंकि इसमें वाह में तीनों ऑप्शन सही रहते हैं। इसमें यदि अपन देखें कि मंदवाह में कौन कौन से बिंदु शामिल है, ठीक है ना, तो मंदवाह के अंदर ये भूमि सर्पण, देखो इसमें आता है भूमि सर्पण, जहाँ सर्पण लिखा ना वो मंदवाह में शामिल कर देना, ठीक है। भूमि शैल, टालस, भूमि शैल और टालस, ठीक है। मृदा, तो जहाँ सर्पण लिखा है वो तो मंदवाह में शामिल कर देना, ठीक है। और तीव्रवाह के अंदर भूमि पंक
और चादर, भूमि, पंख और चादर, ये तीव्र वाह में शामिल हो जाएंगे। इनको इसके साथ में वाह लिख देना, भूमि, पंख और चादर वाह। और अत्यधिक में स्खलन जहाँ लिखा है ना, पातन जहाँ लिखा है, सॉरी पातन, स्खलन और जहाँ पातन लिखा है ना, शैल स्खलन, मलबा स्खलन, अवधाव जहाँ लिखा है तो वो तीव्र में शामिल कर देना भैया, ठीक है। इस प्रकार से ये तीनों अलग अलग है, तो ये सभी ऑप्शन सही रह जाएगा इसमें उत्तर, ठीक है। अगला प्रश्न है भौतिक अक्षय किन बलों पर निर्भर करता है? भौतिक अक्षय गुरुत्वाकर्षण बल, तापक्रम में परिवर्तन, शुष्क आर्द्र में से नियंत्रित जल दबाव, ये सभी। तो भैया ये सभी ऑप्शन काम करते हैं भौतिक अक्षय में। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण भी परिवर्तन आता है, तापक्रम में परिवर्तन से भी परिवर्तन भौतिक अक्षय होता है, और शुष्क आर्द्र से नियंत्रित जल का दबाव भी सही है। वर्षा होती है तो चट्टानें जलसिक्त हो जाती है, पानी पुनः सूखता है तो उसमें वो सिकुड़ती है और उसमें हवा प्रवेश करती है तो भी अपक्षय होता है। तो ये सभी ऑप्शन सही है इसमें, ठीक है ना, गुरुत्वाकर्षण बल, तापक्रम और शुष्क आर्द्र। अगला प्रश्न, तालस क्या है? तालस है, ये क्या है? चट्टान चूर्ण का ढेर है, टीला, खनिज पट्टी है या कोई अन्य है? तो तालस किसे कहते हैं भैया? तो तालस चट्टान का चूर्ण है। जब उच्च पहाड़ी क्षेत्रों से चट्टान चूर्ण लुढ़क कर नीचे आकर के जमा हो जाता है ना, तो उसको तालस बोलते हैं। इस प्रकार से यदि वो शंकुआकार जमा हो जाए, इस तरह से जमा हो जाए, तो उसमें शंकुआकार तालस बोलते हैं। ये प्रश्न बहुत ही बार पूछा भी गया है, महत्वपूर्ण भी है, ठीक है ना। तो पहाड़ी क्षेत्रों से चट्टानों का नीचे की ओर लुढ़कना और उस चट्टान चूर्ण से जो ढेर बन जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं? तालस बोलते हैं। और ये किस में शामिल है भैया? सामूहिक स्थानांतरण में शामिल है, ठीक है ना। ये किस में शामिल है? सामूहिक स्थानांतरण में शामिल है। अगला प्रश्न, तीव्र वाह में शामिल है, तेज वाह में क्या शामिल है? तीव्र वाह में तो भूमि वाह है, पंख वाह है, चादर वाह, ये सभी ऑप्शन सही है, मैंने बता दिया पहले इसको। महत्वपूर्ण प्रश्न, अपर्दन चक्र की संकल्पना प्रस्तुत की मॉरिस डेविस ने 1899 में, डॉलर ने 1899, मॉर्गन ने 1990, सभी गलत। तो भैया इसमें सही ऑप्शन है मॉरिस डेविस का अपर्दन चक्र, ठीक है ना, 1899 में दिया था। और इसका संबंध किससे है? मॉरिस डेविस का अमेरिका से है, ये अमेरिकन था, ठीक है ना, और इसने अपना अपर्दन चक्र दिया था 1899 के अंदर। अगला प्रश्न है डेविस अपर्दन चक्र में कितनी अवस्था है भैया? तो जिसकी युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, या सभी अवस्थाएं हैं। तो पहली, दूसरी और तीसरी 3 अवस्थाएं हैं, बिल्कुल सही है, इसकी 3 अवस्थाएं, द ऑप्शन सही है। देखो तो यहाँ अपन इसको देखेंगे, ये देखो ये डेविस का अपर्दन चक्र का मैंने पिक भी लेकर के दिया है। यह प्रथम अवस्था है, तो प्रथम अवस्था में क्या होता है? उत्थान होता है इसके अनुसार, ठीक है ना, उत्थान शुरू होता है। पहली अवस्था में डेविस ने कहा स्थलाकृतियों का उत्थान होता है। दूसरी जो है वो अवस्था है उसके अंदर अपर्दन शुरू होता है, ठीक है ना, और तीसरी अवस्था में पूर्ण अपर्दन हो जाता है। इस प्रकार से 3 अवस्थाएं पाई जाती है। अगला है अगला प्रश्न है मॉरिस डेविस का संबंध है किससे से? तो मैंने बता दिया, मॉरिस डेविस कहाँ का है? अमेरिका का है, ठीक है ना। एक पंख का अपर्दन चक्र और है, सॉरी पेंक का। तो पेंक का अपर्दन चक्र कितने अवस्थाएं हैं? तो पेंक ने अपने अपर्दन चक्र के अंदर कितने अवस्था बताइए भैया? 1, 2, 5, 4, 3, 1। तो भैया इसमें सही ऑप्शन है 5 अवस्थाएं बताइए, ठीक है ना। इसकी जो 5 अवस्थाएं हैं, इसका संबंध कहाँ से था? ये जर्मन का भूगोलवेत्ता था। पेंक कहाँ का है? जर्मन है, ठीक है ना। और इसका जो अपर्दन चक्र है उसका डायग्राम भी मैंने देखा है। इसने देखो अपना नाम चेंज किया है वो, ठीक है ना। इसकी 5 अवस्थाएं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। पहली, एक सेकंड पेंक, हाँ, तो ये देखो पेंक का अपर्दन चक्र यहाँ पे है। तो इसमें ये पहली अवस्था, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं, ठीक है ना। तो अपस्थित जिंडे, इसने अलग अलग अपने नाम दे रखे हैं। तो अपस्थित जिंडे, ग्लिक फार्मिंगे, ठीक है ना, आबस्थित जिंडे, ये
युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था को इन्होंने अलग नाम दिया है, ठीक है ना, बेंग ने, ठीक है। तो इसकी 5 अवस्थाएं। सही ऑप्शन इसमें क्या रह जाएगा अपना, सही उत्तर क्या है इसका, 5 अवस्था। अगला प्रश्न है मृदा निर्माण के प्रमुख कारक है। तो मृदा निर्माण में कौन कौन सी मिट्टी जो बनती है, यानी मिट्टी क्या है, धरातल का ऊपरी भाग का आवरण जिसके अंदर जो शैल चूर्ण होता है, जिसमें चट्टानों के अवशेष के साथ साथ में ह्यूमस और जीवांश के अंश पाए जाते हैं, जो हमारे लिए आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें अपन फसल उत्पन्न करते हैं, ठीक है, उसको मिट्टी कहते हैं। तो इसमें मूल पदार्थ, मूल शैल होती है, जलवायु और जैविक क्रियाएँ होती है, इस्लाकृति और समय। तो मृदा निर्माण में ये सभी कारक महत्वपूर्ण है। 5 ही कारक है यहाँ पे। मूल जनक शैल होती है, जलवायु काम करती है मिट्टी निर्माण में, जैविक क्रियाएँ होती है, इस्लाकृति महत्वपूर्ण है ही, क्योंकि पहाड़ों में मृदाएँ पतली परत होती है, ठीक है ना, पठारों में पतली होती है, मैदानों में मृदा की मोटी परत पाई जाती है। और समय, जितनी मिट्टी पुरानी होती है उतनी ज़्यादा उपजाऊ और महत्वपूर्ण होती है। तो यह सभी ऑप्शन सही है इसमें, ठीक है। और अगला प्रश्न है पेडालॉजी का संबंध है किसी से, मृदा विज्ञान से, जल विज्ञान से, समुद्र विज्ञान से, ऐसे भी से। इसमें सही आंसर है मृदा विज्ञान से। पेडालॉजी के मृदा वैज्ञानिक जो होता है उसको पेडालॉजिस्ट बोलते हैं, पेडालॉजिस्ट बोलते हैं, मृदा वैज्ञानिक, मृदा वैज्ञानिक, ठीक है। और पेडालॉजी मृदा विज्ञान। इस प्रकार से इस रिलेशन से अपने प्रश्न बनते हैं। लगभग 31% जो महत्वपूर्ण बन रहे हैं वो मैंने आप तक पहुंचाए हैं। और अब तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को पूरा देखें भैया। कई भी बच्चे में देखते हैं इसमें एवरेज टाइम जो आ रहा है वो 1 मिनट 2 मिनट का आ रहा है। अरे भैया, इस तरह के प्रश्न आपको मिल रहे हैं कितने शानदार तरीके से बनाए हुए, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखें। पूरा वीडियो देखोगे तो ही आपको समझ में आएगा। 2 प्रश्न देख लिए, 3 देख लिए, उसके बाद छोड़ दिया, भाई समझ नहीं आ रहा है, तो थ्योरी और जो प्रश्न उत्तर है साथ में पढ़ोगे तभी इसमें फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। तो आप जुड़े हमारे मिशन ज्योग्राफी से, और जो जुड़ रखे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ें, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक बच्चों तक पहुँचें। पुनः निवेदन, हमारा मनोबल भी बढ़ाते रहें ताकि हम भी आपके लिए नए नए वीडियो जो लाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहें मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल।